जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। आज है 1 सितंबर। जी डेट कौन सी हो गई आज 1 सितंबर, और इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि आज सितंबर के पहले दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। दिन चलते हैं हमारी क्लास की तरफ, बट उससे भी पहले चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक हमें प्रोवाइड कराएं और इस क्लास को हमारे जितने भी लर्नर्स हैं उन सभी के पास शेयर करें, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ के अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सके। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखते हैं आज 1 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। वैसे तो आज बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं, बट हम 3 इंपॉर्टेंट दिवस के बारे में चर्चा करेंगे। पहला, विश्व पत्राचार दिवस यानी कि वर्ल्ड लेटर राइटिंग डे। सेकेंड डे जो है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह यानी कि नेशनल न्यूट्रिशन वीक। और थर्ड जो डे है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की स्मृति दिवस। यानी कि 3 महत्वपूर्ण दिवस आज के दिन मनाए जाते हैं। आई होप ये तीनों दिवस के बारे में आपको पता लग गया होगा। तो चलते हैं हमारी क्लास की तरफ और देखते हैं आज की क्लास में हम क्या कुछ करने वाले हैं। आज की क्लास में पढ़ेंगे फ्रेंड्स हम संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। हालांकि इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ रखा है। कब पढ़ा? जब हम सीरीज़ कर रहे थे क्लास 6 to 12 की, उसमें भी हमने संगठन के बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। तो आई होप आपने हमारी उन सारी क्लासेस को देखी होगी जो हमने सीरीज़ के माध्यम से की है। नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लासेस वाइज प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कराई। क्लास 6 से लेकर 12 तक की हमने एक सीरीज़ की होम साइंस की, उसमें बहुत ही बेसिक से हमने बहुत ही सरल भाषा में चीज़ों को समझा और पढ़ा है। तो उसमें भी हमने किया हुआ है। हमारे जो भी पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता ही होगा, और आप हमारे साथ न्यू जुड़े हैं तो आप भी अगर और अच्छे संगठन को बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ना चाहते हैं तो हमारी प्रीवियस जो हमारी होम साइंस की क्लास है उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो आज जैसा मैंने आपको बताया हम पढ़ेंगे संगठन, बट इसके पहले हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हम कर रहे हैं गृह प्रबंधन यानी कि होम मैनेजमेंट, जिसमें हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था फ्रेंड्स नियोजन के मुख्य चरण देखे थे, जिसमें हमने भविष्यवाणी, उद्देश्यों का विकास करना, कार्यक्रम बनाना, समय अनुसूची, बजट बनाना, क्रियाविधि विकसित करना, नीति का विकास करना है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी किसके अंतर्गत? नियोजन के मुख्य चरण के अंतर्गत, और इन सभी को बहुत ही डिटेल में हमने पढ़ा था। देन हमने नियोजन की सीमाएं देखी थी कि नियोजन की सीमाएं कौन कौन सी हैं। तो वो सारी चीज़ें ये देखिए हमने प्रीवियस क्लास में, हमारी जो स्टडी की इवनिंग की क्लास हुई थी उसमें हमने कवर किया था। तो आई होप आपका एक बार प्रीवियस क्लास का भी रिवीजन हो गया होगा। अब चलते हैं देखते हैं संगठन नियोजन हमने पढ़ लिया। पहला क्या है? प्लानिंग यानी कि नियोजन, जिसके बारे में हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरा है हमारा नियोजन के बाद दूसरा स्टेप क्या आता है? संगठन। ध्यान दीजिएगा, ये हम क्या कवर कर रहे हैं? गृह प्रबंधन प्रक्रिया के चरण हम देख रहे हैं फ्रेंड, जिसके अंतर्गत हमने हमारा जो पहला जो था क्या, नियोजन यानी कि योजना बनाना, उसको हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम करेंगे संगठन, इसके बाद आएगा नियंत्रण, और जो चौथा चरण है क्या है? मूल्यांकन है। तो हमने पहला स्टेप कवर कर लिया नियोजन यानी कि प्लानिंग। दूसरा हम देखेंगे आज संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। तो देखते हैं, घर को सुचारू रूप से यानी सही ढंग से चलाने के लिए गृहिणी को कुशलतापूर्वक गृह कार्यों का मात्र योजना बना लेना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसे सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न क्रियाकलापों को संयोजित करना भी आना चाहिए। इसके लिए परिवार के सदस्यों का सहयोग लेना अनिवार्य है, विशेषकर उन गृहिणियों के लिए जो कामकाजी हैं तथा घर बाहर दोनों ही जगहों में उनका प्रमुख स्थान है। परिवार के सदस्यों की सहायता व सहयोग से जटिल कार्य सरलतापूर्वक कम समय एवं शक्ति में संपन्न हो जाते हैं, उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है। पारिवारिक वातावरण सुखद, शांतिपूर्ण एवं उल्लासमय रहता है। परिवार में प्रेम, सौहार्द एवं एकता का भाव बना रहता है। कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न करने के लिए कुशल गृहिणी को घर का सारा काम परिवार के सदस्यों में बांट देना चाहिए, मगर स्मरण रहे कार्य का बंटवारा करते समय सदस्यों की कार्य क्षमता, आयु, रुचि, इच्छा, समय आदि का भी ध्यान रखा जाए। किसी भी सदस्य को ना तो अतिरिक्त कार्यभार वहन करना पड़े और ना ही किसी को अति अल्प यानी कि बहुत ही कम, बल्कि कार्य का बंटवारा ऐसा हो कि सभी सदस्य मिलजुल कर खुशी से कार्य संपन्न कर ले।
संगठन का अर्थ देखते हैं, यानी कि मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो घर में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसे अकेला कोई भी गृहिणी व्यक्ति, चाहे वो गृहिणी हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, उसको नहीं कर सकता। इन्हें निपटाने के लिए काम बांटना जरूरी है। यहीं से संगठन की क्रिया का श्री गणेश होता है, यानी कि संगठन की शुरुआत होती है। संगठन शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के ऑर्गेनिज्म यानी कि ऑर्गेनिज्म से हुई है, जिसका आशय शरीर के विभिन्न भाग यानी अंगों ऑर्गन से है। जैसे हमारे शरीर में विभिन्न अंग है, परंतु सभी अंग सम्मिलित रूप से समन्वित होकर कार्य करते हैं। जैसे हमारा शरीर है तो हमारे शरीर में पैर भी है, हमारे हाथ भी हैं, तो ये सारे हाथ पैर सारे जो भी है, हम देखिए ये बात कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो हमारा मुख भी बोल रहा है, तो हमारी आइस देख रही, तो हमारे शरीर के जितने भी पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं वो सारे एक साथ मिल करके ही काम करते हैं। तो उसी तरह इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि समन्वित होकर कार्य करते, तभी हमारा जीवन चक्र सुचारू रूप से चलता है। वे सभी एकजुट होकर एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, जैसे हाथ, कान, नाक, पैर, जीभ, आँख, सिर आदि। ये सभी अंग देखने में भिन्न, क्रियाओं में भिन्न होते हैं। हाथ का काम करना, कान का सुनना, नाक का सूंघना, पैर का चलना, जीभ का स्वाद ग्रहण करना, आँख का देखना, परंतु ये सभी संगठित यानी कि एकत्रित होकर ही काम करते हैं। सभी अंग अलग अलग होते हुए भी अंतर संबंधित यानी कि एक दूसरे से जुड़े हैं। उदाहरण से समझते हैं, पैर में कांटा चुभ जाता है, पीड़ा होती है, हाथ तुरंत पैर की ओर कांटा निकालने के लिए बढ़ता है। आप समझ पा रहे हैं कि अगर पैर में कांटा चुभ जाता है तो जो हमें दर्द होता है तो हम पैर से ही थोड़ी पैर का कांटा निकाल लेते हैं। उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? हम तुरंत अपने हाथ को पैर के पास ले जाते हैं और उसी से कांटा निकालते हैं। आँख देखने लग जाता है कि आखिर कांटा किस जगह पर चुभा है, और इन सभी अंगों के प्रयास से कांटा क्या होता है? निकाल लिया जाता है। परंतु इन सभी अंगों को संचालित करने वाला मानव मस्तिष्क है, यानी कि दिमाग है, जिसका नियंत्रण सभी अंगों पर रहता है। उपरोक्त उदाहरण से संगठन का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। अतः विभिन्न कार्यों में प्रभावपूर्ण समन्वय स्थापित करने की कला को ही क्या कहते हैं? संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। आई होप ऑर्गेनाइजेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। संगठन की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन संगठन के बारे में चर्चा करना, समझना जितना सरल है उतना ही कठिन है इसे परिभाषित करना। विभिन्न विद्वानों ने संगठन की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। इनमें से कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नानुसार हैं। पहला है मैकफरलैंड के अनुसार, एक निश्चित व्यक्ति के समूह के द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्य को ही संगठन कहते हैं। मैकफरफोल्ड क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि एक निश्चित व्यक्ति के समूह के द्वारा यानी कि एक साथ मिलकर के द्वारा किए जाने वाले लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो कार्य किया जाता है उसी को संगठन कहते हैं। इसी को सेम इन्होंने इंग्लिश में भी डिफाइन किया। क्या बोला है? एन आइडेंटिफाइबल ग्रुप्स ऑफ पीपल contributing to their effort towards the attainment of goals is called organization। दूसरे जो वैज्ञानिक है जी.ई. मिलवर्ड, दूसरे वैज्ञानिक कौन है? जी.ई. मिलवर्ड के मतानुसार कार्य एवं कर्मचारी समुदाय का मधुर संबंध ही क्या है? संगठन कहलाता है। क्या बोलते हैं जी.ई. मिलवर्ड? कहते हैं कार्य एवं कर्मचारी का जो आपस में एक अच्छा संबंध होता है वही क्या है? संगठन कहलाता है। तीसरा जो है आर.सी. डेविस के अनुसार, तीसरी परिभाषा आर.सी. डेविस क्या कहते हैं? संगठन मूलतः व्यक्तियों का एक समूह है जो कि नेता के निर्देशन में सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सहयोग करते हैं। नंबर 4 उर्रिक के अनुसार, किसी कार्य को संपादित करने के लिए किन किन क्रियाओं का किया जाए इसका निर्धारण करना एवं व्यक्तियों के बीच इन क्रियाओं के। तो उर्रिक क्या कहते हैं? कहते हैं किसी कार्य को संपादित करने के लिए किन किन क्रियाओं को किया जाए इसका निर्धारण करना एवं व्यक्तियों के बीच इन क्रियाओं के वितरण की व्यवस्था करना ही संगठन कहलाता है। वितरण मतलब आपस में एक दूसरे को काम को बांटना। नंबर 5 है E.F.L. ब्रिज के शब्दों में देखते हैं संगठन क्या है। तो ये कहते हैं संगठन प्रबंधन की क्या है? संरचना है, क्योंकि वह अधिक सार्थक कार्य संपादन हेतु कुल उत्तरदायित्वों को उचित भागों में विभक्त करता यानी कि बांटता है। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि संगठन निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु
विभिन्न कार्यों एवं क्रियाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित कर समन्वित रूप से काम करने की प्रक्रिया है। इसके साथ ही यह कर्मचारियों, परिवार के सदस्यों के मध्य मधुर संबंध स्थापित करने की कला है। तो ये हमने देखा संगठन की कुछ परिभाषा है कि मैकबरफोल्ड क्या कहते हैं संगठन के बारे में। जी.ई. मिलवर्ड के मतानुसार आर.सी. डेविस, उररिक एवं E.F.L. ब्रिज के शब्दों में संगठन क्या है। आई होप संगठन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा संगठन प्रक्रिया के विभिन्न चरण, यानी कि डिफरेंट स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजेशन। तो देखते हैं संगठन प्रक्रिया के निम्नलिखित कितने चरण हैं। 5 चरण है। कितने चरण हैं? 5 चरण है। पहला है क्रियाओं का निर्धारण, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटीज। दूसरा चरण क्रियाओं का समूहीकरण, यानी कि ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। तीसरा चरण है परिवार के सदस्यों के मध्य कार्य का विभाजन। नंबर 4 है अधिकारों का सौंपा जाना, यानी कि डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज। और नंबर 5वां जो लास्ट चरण है समन्वय, संतुलन एवं संबंध स्थापित करना, यानी कि इस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन, बैलेंस एंड रिलेशनशिप। ये जो है क्या है संगठन प्रक्रिया के 5 चरण, ये देख लीजिए इसके माध्यम से। पहला क्रियाओं का निर्धारण, दूसरा क्रियाओं का समूहीकरण, तीसरा सदस्यों के बीच कार्य विभाजन, चौथा अधिकारों का सौंपे जाना, 5वां समन्वय, संतुलन एवं संबंध स्थापित करना। इन सभी को डिटेल में फ्रेंड्स हम कल की यानी हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम करेंगे, क्योंकि क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी, वो हम चाहते नहीं कि आपको क्लास बोरिंग लगे। तो इसी के लिए जो है इस क्लास को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये जो संगठन को हमने जो 5 चरण देखे ना, इनको डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आज हमने क्या जाना वो आपका एक बार रिवीजन कर लेते। तो आज हमने पढ़ा संगठन का अर्थ देखा कि संगठन क्या होता है, फिर संगठन की परिभाषा देखी हमारे कुछ विद्वानों के अनुसार। तो ये सारी चीज़ें हमने आज की क्लास में कवर की। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर भी कहीं पे भी कोई डाउट किसी वर्ड किसी सेंटेंस में रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपकी हर एक क्यूरी सॉल्व की जाएगी। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना फीडबैक हमें अवश्य प्रोवाइड कराया करिए जब भी आप क्लास देखते हैं। और क्लास को प्लीज़ स्किप करके मत देखा करिए। कभी 2-4 क्लास देखिए, नहीं 2-4 तो कम से कम 2 क्लास तो देखिए कि आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। फिर भी नहीं आ रही तो आप क्लास ना भी देख सकते हैं, वो आपकी इच्छा के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती हैं। बट क्लास अगर आप स्किप करके देखेंगे तो वही है ना कि कहीं के नहीं रह जाएंगे। मतलब जो कहावत है कि जो है आप स्टार्टिंग आपने देखा, लास्ट का आपने देखा और आपको समझ में कुछ नहीं आया है, तो मूवी जो है क्या जब पूरी देखेंगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी। तो इसीलिए जो है ऐसे पढ़ाई भी हमारी जब स्टार्टिंग टू लास्ट उसको करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में, तब चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो इसीलिए क्लास को स्किप करके मत देखा करिए। क्लास को जो है फॉरवर्ड करके नहीं देखना चाहिए। आप क्लास जब भी देखिए पूरा स्टार्ट टू एंड का कंप्लीट कीजिए और देखिए क्लास आपको समझ में आ रही है या नहीं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।